बॉलीवुड सितारों पर इनकम टैक्स की रेड के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का दावा 650 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का नहीं मिल रहा हिसाब। 300 करोड़ रुपए के सौदों में पाई गई अनियमितता। बंद हो चुकी कंपनी में अनुराग कश्यप भी कुछ हिस्सों के मालिक। दिल्ली दंगे पर दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में दावा, हिंसा और हिंदू मुस्लिम झड़पों को शांत करने के लिए पुलिस ने हवा में की 461 राउंड फायरिंग। लगभग 4000 आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन लोगों पर नहीं चलाई गई गोली। केरल विधानसभा चुनाव में मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को सीएम कैंडिडेट बनाए जाने की बात से पलटी भाजपा। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, पार्टी की ओर से नहीं हुई कोई आधिकारिक घोषणा। राज्य में 6 अप्रैल को मतदान, 2 मई को आएंगे नतीजे। तांडव पर तांडव जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म दिखा रहे अश्लील कंटेंट, नजर रखने के लिए एक तंत्र जरूरी। कोर्ट का केंद्र को आदेश। जम्मू कश्मीर में नए सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते के लिए पहले सीआईडी से लेनी होगी सुरक्षा मंजूरी। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं। चालू वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5% की दर से ही मिलेगा ब्याज। और न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद सुनामी आने का खतरा टला। प्रशासन ने कहा, अब डरने की बात नहीं। शुक्रवार सुबह आए 3 शक्तिशाली भूकंप, समुद्र तटों पर ना जाने की सलाह। केंद्र सरकार ने देश के रहने लायक शहरों की सूची जारी की है। रहने के लिहाज से बेंगलुरु और शिमला शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं, तो श्रीनगर और मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की राजधानी नई दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं है, उसे 13वां स्थान मिला है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले रहने लायक शहरों की श्रेणी में 49 शहरों का आकलन किया गया है। इस सूची में बरेली, धनबाद और श्रीनगर आखिरी पायदान वाले शहरों में शामिल हैं। वहीं शीर्ष 10 में बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई समेत और भी शहर शामिल हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले रहने लायक शहरों की श्रेणी में 62 शहरों का आकलन किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर को सबसे आखिरी स्थान मिला। तो वहीं टॉप 10 की बात करें तो इस लिस्ट में शिमला के साथ भुवनेश्वर, सिलवासा और गुरुग्राम भी शामिल है। वैसे केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया है। इस लिस्ट में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगम की लिस्ट में इंदौर टॉप पर है, तो वहीं गुवाहाटी आखिरी स्थान पर है। और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि तिरुपति और गांधीनगर को दूसरा व तीसरा स्थान मिला है। वहीं शिलोंग इस लिस्ट में आखिरी स्थान पर है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रहने के लिहाज से देश के 111 शहरों के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का एक भी शहर शामिल नहीं है। हालांकि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की शीर्ष 50 की रैंकिंग में लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और बरेली को रहने लायक माना गया है। आपको बता दें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी की थी। शहरों का यह आकलन पिछले साल लॉकडाउन से पहले किया गया था। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ बंगाल की जमीन चुनावी वादों से गरमाई हुई है, पर वहीं आंकड़े मिलने में आई मुश्किलों के चलते सूची में बंगाल के शहरों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शहरों का इंडेक्स बनाने में सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस को मूल आधार बनाया गया है। साथ ही शहरों में सुविधाओं के आकलन में वहां के नागरिकों के विचार को भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में एक चिंता बढ़ा देने वाली बात भी सामने आई है, और वो ये है कि बढ़ते शहरीकरण से देश के शहरों का ढांचा चरमराने लगा है। अगले 1 दशक में देश में शहरी आबादी मौजूदा 31% से बढ़कर 50% तक होने का अनुमान है। इसलिए हमारी सरकारों को शहरीकरण की तेज रफ्तार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। कोरोना महामारी और उसकी वजह से हुए लॉकडाउन से तरह तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में लॉकडाउन में रहने की वजह से बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की चेतावनी दी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन से हर 7 में एक बच्चा और दुनिया भर में करीब 332 मिलियन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 139 मिलियन बच्चे लगातार कम से कम 9 महीने तक अपने घर में बंद रहे। इनके अलावा 193 मिलियन बच्चों को आंशिक तौर पर लॉकडाउन में रहना पड़ा। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने कहा, देशव्यापी तालाबंदी और महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के साथ हम सभी के लिए ये एक लंबा साल रहा, लेकिन खास तौर पर बच्चों के लिए। इसमें भी घर में अगर आप किसी अब्यूजर के साथ फंसे हों तो इसका प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अनुमानित 50 मिलियन बच्चे महामारी से पहले भी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से पीड़ित थे। जैसे जैसे महामारी फैली, इसका प्रकोप न सिर्फ आर्थिक स्थिति पर बल्कि भारत में बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ा। स्कूल बंद होने से बच्चों का कुछ नया सीखना बंद हो जाता है। अपने साथियों के साथ उनकी बातचीत सीमित हो जाती है। महामारी ने माता पिता और देखभाल करने वालों पर भी नए तनाव पैदा किए, जिससे उनके बच्चों की देखभाल और उनकी देखभाल करने की क्षमता के लिए भी चुनौती पैदा हुई। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक ने कहा, कई बच्चे अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं और चिंता महसूस कर रहे हैं। हमें इस महामारी से बच्चे और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ उभरना चाहिए और हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कोरोना महामारी की वजह से बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक कल्याण पर असर पड़ रहा है। यूनिसेफ ने इसके लिए 8000 लोगों का सर्वे किया, जिसमें ये सामने आया कि 1/4 से ज्यादा युवाओं ने लॉकडाउन के दौरान चिंताओं का अनुभव किया और 15% डिप्रेशन में चले गए। हालांकि महामारी से पहले भी बच्चों और युवाओं में इस तरह की समस्याएं थीं। आंकड़े बताते हैं कि महामारी से पहले 15 साल से कम उम्र के ऐसे 75% बच्चों में चिंता और डिप्रेशन की समस्याएं थीं, जो महामारी के बाद बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल आत्महत्या करने वाले 8 लाख लोगों में ज्यादातर युवा ही होते हैं और 15 साल के बच्चों में आत्महत्या मौत का तीसरा प्रमुख कारण बन चुका है। वैश्विक अनुमान ये भी है कि हर 4 में एक बच्चा ऐसे माता पिता के साथ रहता है जो किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोविड महामारी से दुनिया भर के 93% देशों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई, जबकि अब मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की मांग बढ़ रही है। चीन के 194 शहरों के एक अध्ययन में पाया गया कि 16% लोगों में महामारी के दौरान मध्यम से गंभीर डिप्रेशन के लक्षण और 28% से ज्यादा लोगों में मध्य से गंभीर चिंता के लक्षण पैदा हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। नमस्कार। फिल्म प्यार की जीत, साल 1948। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, एक गाना है। लेकिन आज जो किस्सा आपको सुनाऊंगा वो बड़ा पुराना है, 1948 से भी पुराना, आजादी से भी पुराना। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नया है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। ध्यान से सुनिए। किस्सा यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 70 बार टूट चुकी है। 20 दिग्गज नेता पार्टी से बाहर गए, अलग अलग पार्टियां बनाई। कई नेताओं का सिक्का चल गया बाहर जाकर, जिनका नहीं चला वो पार्टी में वापस आ गए, चुनाव जीते, मंत्री बने, मुख्यमंत्री भी बने। मानो कांग्रेस बहती हुई धारा है, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस खत्म नहीं होती? इसलिए कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। G23 के इस दौर में इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस टूट जाएगी? आजादी के बाद सिंडिकेट और इंडिकेट का किस्सा भी आपको सुनाऊंगा कि क्या था सिंडिकेट और क्या था इंडिकेट। लेकिन पहले सुनिए G23 का नया शिगुफा, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस का सबसे खराब दौर कहा जा सकता है। क्या कांग्रेस को इससे बड़ा खतरा है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के इतिहास की कहानी से। तो सुनिए कांग्रेस के टूटने और बनने और संवरने, टूटकर बिखरने और फिर से खड़े होने की कहानी। आजादी से पहले कांग्रेस 2 बार टूटी। 1923 में चितरंजन दास और राहुल गांधी के लकड़नाना मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। बाद में ये वापस कांग्रेस में शामिल हो गए।
1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शार्दुल सिंह और शीलभद्र यागी के साथ मिलकर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया। फॉरवर्ड ब्लॉक आज भी अस्तित्व में है। वो बात अलग है कि नेताजी के वंशज आज भाजपा या कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। आजादी के बाद की कहानी सुनिए। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस को 1951 में टूट का सामना करना पड़ा, जब दिग्गज नेता जेबी कृपलानी ने अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई और एनजी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई। बाद में जयप्रकाश नारायण की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में इनका विलय हो गया। कांग्रेस से अलग होकर सौराष्ट्र खेदुत संघ भी इसी साल बनी। यह किसान आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, जिसका नेतृत्व गुजरात के नरसिंह भाई धांधिया कर रहे थे। 1956 में भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अलग होकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। राजगोपालाचारी का कहना था कि कांग्रेस में नेहरू का दबदबा है, वो अपने हिसाब से इसे चलाना चाहते हैं। ये पार्टी और खेदुत संघ बाद में स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गई। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की नींव भी राजगोपालाचारी ने ही रखी थी और कूच बिहार की राजकुमारी और जयपुर की महारानी गायत्री देवी इसकी नेताओं में से एक थी। आगे चलकर स्वतंत्र पार्टी एंटी कांग्रेसिज्म का एक सिंबल बनी, लेकिन 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बनाया। स्वतंत्र पार्टी इसमें मिल गई। बाद में चरण सिंह ने लोक दल नाम से पार्टी बनाई। चरण सिंह 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन इस बीच 1964 में केरल में एक बड़ा खेल हो गया। कांग्रेस नेता के.एम. जॉर्ज ने अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा केरल कांग्रेस। और केरल कांग्रेस से कई पार्टियां निकली। केरल कांग्रेस एम, केरल कांग्रेस जे, केरल कांग्रेस बी, केरल कांग्रेस डेमोक्रेटिक, केरल कांग्रेस स्कारिया थॉमस, केरल कांग्रेस थॉमस, केरल कांग्रेस नेशनलिस्ट इत्यादि इत्यादि। हरियाणा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, हर जगह कांग्रेस टूट रही थी इस दौर में। इनमें से लगभग सभी नई पार्टियां बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई। हरे कृष्ण मेहताब की उड़ीसा जन कांग्रेस, चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल, अजय मुखर्जी की बांग्ला कांग्रेस। लेकिन विशाल हरियाणा पार्टी के राव बीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी को लेकर वापस कांग्रेस में आ गए। 1968 में मणिपुर में कांग्रेस में बड़ा विद्रोह हो गया और मणिपुर पीपल्स पार्टी बनी। पार्टी प्रमुख थे मोहम्मद अलीमुद्दीन। यह पार्टी आज भी चल रही है। अब चलिए 1969, यहां कहानी शुरू होती है सिंडिकेट और इंडिकेट की। नेहरू जी और शास्त्री जी का देहांत हो चुका था। दक्षिण भारत के दिग्गज पार्टी नेता के कामराज किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। नेहरू जी के जीवन में ही उन्होंने एक प्लान बनाया था, जिसे कामराज प्लान कहते हैं। प्लान के मुताबिक कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को सत्ता से अलग होकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि उस समय केंद्र से 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और अलग अलग राज्यों से 6 मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया। लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, बीजू पटनायक, एस.के. पाटिल जैसे नेता अपने अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के काम में लग गए। कहते हैं कामराज ने नेहरू के देहांत के बाद शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनवाने में अहम रोल अदा किया और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया, जबकि एक धड़ा मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनवाना चाहता था। इस तरह किंग मेकर के नाम से जाने जाने लगे के कामराज। कांग्रेस में 1969 में सबसे बड़ा खेल हुआ। यही कामराज जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस ओ बना लिया। ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन। मजे की बात यह है कि यहां मोरारजी देसाई इनके साथ साथ रहे। यह कहलाया सिंडिकेट। जवाब में आया इंडिकेट। इंदिरा गांधी ने बनाई कांग्रेस आर। आर यानी रिक्विजिशन। कुछ लोग इसे रियल कांग्रेस या रूलिंग कांग्रेस भी बोलते थे। कांग्रेस आर तो बाद में आईएनसी बन गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ओ जनता पार्टी में मिल गई। 1975 में कामराज की मृत्यु हो गई और इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1969 में ही बीजू पटनायक ने उड़ीसा में उत्कल कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बना ली। यह पार्टी बाद में जनता पार्टी में मिल गई। उधर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और तेलंगाना मूवमेंट के बड़े नेता मारी चान्ना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति नाम से पार्टी बनाई, लेकिन बाद में कांग्रेस में वापस आ गए। 1977 में बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाई, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। यह पार्टी ज्यादा नहीं चली और जनता पार्टी में इसका विलय हो गया। 1979 में
कर्नाटक के नेता देवराज अरस ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कांग्रेस अरस। अरस को सिंडिकेट ने ऑफर दिया था, लेकिन वे इंदिरा के बहुत करीब थे, बहुत बड़े लॉयलिस्ट थे, इसलिए साथ ही रहे इंदिरा गांधी के। लेकिन 10 साल बाद इंदिरा गांधी से मतभेद के कारण अलग पार्टी बना ली। और मजे की बात यह है कि इंदिरा गांधी की चाटुकारिता की हद पार करने वाले असम के कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ को भी अपने साथ ले गए। देवकांत बरुआ वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बहरहाल केरल में 1980 में A.K. एंटनी ने कांग्रेस ए बनाया, बाद में ये कांग्रेस में वापस आ गए। आप सबको मालूम ही है, केंद्र में काफी समय तक मंत्री भी रहे। 1981 में मराठा नेता शरद पवार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट का गठन किया। शरद पवार भी कुछ समय बाद वापस आ गए। इसी साल जगजीवन राम ने फिर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस जगजीवन। 1984 में असम के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता शरद चंद्र सिन्हा ने इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जो बाद में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में मिल गई। जब शरद पवार ने एनसीपी बनाई तब पार्टी के कुछ लोग केरल में लेफ्ट फ्रंट को सपोर्ट कर रहे हैं। 1986 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी एक बार कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। बाद में ये पार्टी समेत कांग्रेस में वापस लौटे। आप सबको मालूम ही है कि राष्ट्रपति बने। 1987 में वीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़कर जन मोर्चा बनाई थी। बाद में जनता दल से चुनाव जीते, प्रधानमंत्री भी रहे और उत्तर भारत में खासतौर से इनकी राजनीति का दबदबा रहा। 1988 में तमिलनाडु के मशहूर एक्टर शिवाजी गणेशन को कांग्रेस ने राज्यसभा का एमपी बनाया था, लेकिन थमिजगा मुनेत्र मुन्नानी नाम से पार्टी बनाई और बाद में जनता दल में इसका विलय कर दिया। 1990 में कांग्रेस नेता बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया, लेकिन कुछ दिन बाद कांग्रेस में वापस लौट आए। 1994 में ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी बनी, जिसमें नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, नटवर सिंह और रंगराजन कुमारमंगलम साथ थे। कुछ दिन बाद 1994 में ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी बनी, जिसमें नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, नटवर सिंह और रंगराजन कुमारमंगलम साथ थे। कुछ दिन पार्टी चली, फिर कांग्रेस में मिल गई। 2017 आते आते नारायण दत्त तिवारी जब काफी बीमार पड़े और काफी स्कैंडल्स में फंस गए, तब उन्होंने अंततः भाजपा ज्वाइन की। कर्नाटक में बंगारप्पा, तमिलनाडु में राममूर्ति, जीके मूपनार का कांग्रेस में आना जाना लगा रहा। मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। हिमाचल में सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई, ये पार्टी भी आईएनसी में मर्ज हो गई। अरुणाचल में गेगोंग अपांग ने पार्टी बनाई, फिर वापस आए। 1998 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई, इनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा रही, फिर यूपीए में रही और अब पश्चिम बंगाल में सरकार में है और ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिनों में वहां चुनाव होने वाले हैं। गोवा में फ्रांसिस डिसूजा, अरुणाचल में मुकुटमिथी, राजस्थान में सीसराम ओला, महाराष्ट्र में सुरेश कलमाडी, बिहार में जगन्नाथ मिश्रा ने अपनी अपनी अलग पार्टी बनाई। फ्रांसिस डिसूजा और जगन्नाथ मिश्रा शरद पवार की एनसीपी में गए, बाकी कांग्रेस में वापस आ गए। शरद पवार के साथ एनसीपी में गए तारिक अनवर वापस कांग्रेस में आ गए। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद का कांग्रेस में आना जाना लगा रहा। सन 2000 की शुरुआत में गोवा में फ्रांसिस्को सार्डिना ने कांग्रेस छोड़कर गोवा पीपल्स कांग्रेस का गठन किया, लेकिन वापस आ गए। मजे की बात और सुनिए, पी चिदम्बरम ने भी कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े और जीतने के बाद पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस में। पुडुचेरी, महाराष्ट्र और गोवा में भी पार्टी को झटके लगे, लेकिन 2002 में गुजरात में छबीलदास मेहता ने गुजरात जनता कांग्रेस बनाकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। बाद में इनकी पार्टी एनसीपी में मर्ज हो गई। गोवा में शेख हसन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस शेख हसन बनाई और बाद में ये भाजपा में शामिल हो गए। 2003 में अरुणाचल प्रदेश में कमेंग डोलो ने डोलो कांग्रेस बनाई और बाद में ये बीजेपी में शामिल हुए। 2003 में ही कांग्रेस से टूटकर नागालैंड पीपल्स फ्रंट बना, जो आज भी कायम है। 2005 में पुडुचेरी में कांग्रेस में फूट पड़ी और पुडुचेरी मुनेत्र कांग्रेस नाम से पार्टी बनी, लेकिन बाद में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। इसी साल केरल के दिग्गज नेता के करुणाकरन ने डेमोक्रेटिक इंदिरा कांग्रेस का निर्माण किया। बाद में कुछ पार्टी वर्कर्स एनसीपी में चले गए, बाकी सब के सब
कांग्रेस में वापस आ गए। 2007 में हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई नाम के शख्स ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, बाद में कांग्रेस में वापस आ गए। पश्चिम बंगाल में सोमेंद्र नाथ मित्र ने प्रगतिशील इंदिरा कांग्रेस बनाई, ये तृणमूल कांग्रेस में चले गए। 2011 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता वाईएस रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बना ली और पुडुचेरी में पार्टी फिर टूटी। इस बार एन रंगास्वामी ने अपने नाम से पार्टी बनाई। 2016 में अजित जोगी ने छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खानदानी नेता और पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन के दोस्त रहे नल्लारी किरण रेड्डी के अरमान जागे कि उन्हें भी अलग पार्टी बनानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में उन्होंने जय साम्यकांध्रा पार्टी बनाई, लेकिन संभाल नहीं सके, सो कांग्रेस में वापस आ गए। किस्सा मुख्तसर यह है कि कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले नेताओं की सूची काफी लंबी है, लेकिन इसमें से कुछ देर सबेर कांग्रेस में ही लौट आए, कुछ ने अपना अलग वजूद कायम किया। प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, नारायण दत्त तिवारी, पी चिदम्बरम, तारिक अनवर ऐसे कुछ प्रमुख नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर तो गए, लेकिन बाहर अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो पाए तो कांग्रेस में लौट आए। इसके उलट वीपी सिंह, ममता बनर्जी, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे नेताओं में शुमार हैं कि जिन्हें कांग्रेस से बाहर जाकर अपना अलग वजूद कायम किया, लेकिन कांग्रेस के नजदीक रहे, कभी साथ में सरकार बनाई, कभी विरोध में खड़े हुए। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पार्टी से टूटने वाले नेताओं और पार्टियों की फेहरिस्त काफी लंबी है। कुछ पार्टियां खत्म हो गई, कुछ आज भी मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, छत्तीसगढ़ में अजित जोगी की जनता कांग्रेस, बीजू पटनायक पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में शामिल हुए, बाद में ओडिशा में बीजू जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई। बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह का लोकदल, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के नाम से जिंदा है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जिनका असर नहीं के बराबर है। ये सब कांग्रेस से टूटकर अलग हुए हैं। कांग्रेस के अंदर भी कई बार ऐसे संकट आए हैं कि लगा कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। सीताराम केसरी जब प्रेसिडेंट थे तो ऐसा ही लग रहा था। राजगोपालाचारी से लेकर कामराज से लेकर जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह से लेकर प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम तक, और आज G23 तक भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो पाया है। कांग्रेस के इतिहास पर बारीकी से नजर डालें तो यह पार्टी कई बार टूटी है, लेकिन उतनी ही मजबूती से खड़ी भी हुई है। फिलहाल कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट है। इसी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि G23 क्या कांग्रेस को तोड़ देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में फिलहाल काफी कमजोर है, और ऐसी मरी हालत में भी 3 राज्यों में इसकी सरकार है और 2 राज्यों में सत्ता में शामिल है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, वरना सत्ता पक्ष विकराल रूप धारण कर लेता है। यह बात विपक्ष ने भी और कांग्रेस से निकले हुए नेताओं ने भी हमें इमरजेंसी के दौरान सिखाई थी। क्या आज भी वैसे ही हालात हैं? ये आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूं। नमस्कार।